नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़। 26 जनवरी के कार्यक्रम पर विवाद खड़ा करने वाली कांग्रेस, बेवजह के मुद्दों को तूल देने वाली कांग्रेस जरूरी समय पर हमेशा गायब रहती है। बीटिंग रिट्रीट समारोह से राहुल का गायब रहना कई सवाल खड़े कर रहा है। राहुल गांधी देश से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के बजाय वहां नजर ही नहीं आए, जिसको लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी भी खुलकर सामने आ रही है। जिस वोट बैंक को वो अपना आधार मानते हैं, वो उनसे खिसकता हुआ नजर आ रहा है। जिन मुसलमानों के लिए कांग्रेस हमेशा राजनीति करती आई है, वही मुस्लिम नेता उनसे नाराज हैं, उनके नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। उनका साफ कहना है कि राहुल गांधी मुसलमानों को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि किसी भी मंच से वो कभी भी मुसलमान शब्द का इस्तेमाल तक नहीं करते। पार्टी के अंदर मुस्लिम नेताओं को तवज्जो ना देना राहुल के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। ऐसा खुद पार्टी नेताओं का भी मानना है कि राहुल की इन्हीं गलतियों की वजह से मुस्लिम वोटर्स हो या नेता ओवैसी की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, जिससे AIMIM मजबूत होती जा रही है, जो कि कांग्रेस के लिए बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ना ही राहुल गांधी को देश के मुद्दों की पड़ी है और ना ही पार्टी की। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आखिर राहुल गांधी सेरेमनी से क्यों गायब थे? ये तो राहुल गांधी ही बताएंगे कि क्यों गायब थे, लेकिन अगर गायब थे तो उससे पहले के समारोह पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। ये राहुल गांधी और कांग्रेस के बीच का ऐसा कोऑर्डिनेशन है जो कांग्रेस के नेताओं को सवाल उठाने से पहले पता नहीं चलता कि अगला कदम राहुल गांधी का क्या होने वाला है। ये कांग्रेस का कंफ्यूजन है। कांग्रेस में अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि किसी मुद्दे पर कौन सा सवाल उठाना चाहिए। ये आज की बात नहीं है, पिछले 5 सालों से ये चल रहा है कि कोई भी मुद्दा जब सामने आता है तो उस पर कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड क्या होना चाहिए, इसके लिए एक मीटिंग की जरूरत होती है। और वो मीटिंग में तय होता है कि ये क्या हम बोलेंगे, किस तरह के सवाल उठाएंगे और किसको सुरक्षित रखेंगे, किसको टारगेट करेंगे। लेकिन अब तक कांग्रेस में ये नहीं हो पाया, क्योंकि राहुल गांधी ये चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, लेकिन खुद में कंफ्यूज जरूर रहते हैं। अगर 26 जनवरी के पैरेड में राहुल गांधी शामिल हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए और शामिल होने के बाद उन्होंने कांग्रेस के अंदर कुछ नेताओं को आगे बढ़ाकर बोला, या फिर कांग्रेस को वो नेता राहुल गांधी की चापलूसी में आकर ही सरकार पर सवाल उठाने लगे कि कैसे प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई है और राहुल गांधी को तीसरी पंक्ति, तीसरी कतार में जगह दी गई। ये सवाल तो इन्होंने उठाया था। उसके बाद प्रोटोकॉल की चर्चा हुई, बताया गया कि देखिए प्रोटोकॉल तो यही कहता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, स्पीकर, इसके बाद जो नंबर आता है वो है प्रोटोकॉल में लीडर ऑफ अपोजिशन का। इसलिए जब इन लोगों को पंक्तियां निर्धारित कर दी गई, जो कि प्रेसिडेंट के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से आता है, उसके बाद राहुल गांधी को जगह मिली। ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं है, बल्कि प्रोटोकॉल के अनुसार ही हम चल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को इससे लेना देना नहीं। इनको तो चाहिए कि राहुल गांधी को सबसे पहली पंक्ति में जगह मिले, मीडिया का केंद्र में रहें और दिखाते रहें कि नहीं नहीं, हमारी सरकार नहीं है, लेकिन सिस्टम पर हमारा ही कब्जा है। खैर, वो समय गुजर गया, लेकिन बीटिंग रिट्रीट में इनको जाना चाहिए था, ये गए नहीं। पहले अगर सवाल उठाते हो तो दूसरी बार भी कम से कम जाकर फॉर्मेलिटी अदा करो। देश के प्रति आपका सम्मान नहीं है और आपको देशभक्ति से मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी अगर राजनीति कर रहे हो तो दिखावा भी करना ही पड़ेगा। और इसीलिए सवाल राहुल गांधी पर उठाए गए कि 2 दिन पहले तो यह हंगामा खड़ा कर रही थी कांग्रेस कि राहुल गांधी को जगह नहीं दी गई, और उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया था कि राहुल गांधी को इनवाइट करके इनका सम्मान बढ़ाया गया, क्योंकि उपराष्ट्रपति का अगर शपथ समारोह हो उसमें गायब रहते हैं, चीफ जस्टिस का शपथ समारोह हो उससे गायब रहते हैं। अगर कोई ऐसा मौका हो जिसमें राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर जाना होता है इनको, उससे गायब रहते हैं। सरकारी समारोहों से मीटिंग अगर बुलाई जाती है
उससे गायब रहते हैं जहां लीडर ऑफ अपोजिशन की जरूरत होती है। जब ये जाते हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की समिति के सामने, यानी कि सीबीआई का डायरेक्टर नियुक्त करना हो या सीआईसी का नियुक्त करना हो, इन सब समय पर भी राहुल गांधी जाकर फॉर्मेलिटी अदा करके चले आते हैं चर्चा करने के बजाय। तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे समारोह में इनवाइट ही नहीं करना चाहिए जहां विवाद पैदा करने के लिए ही जाते हों। इसीलिए ऐसे समय में जबकि देश गणतंत्र दिवस मना रहा है, कांग्रेस को यह पड़ी हुई है कि उनके नेता को कौन सी जगह दी गई। तो जब बीटिंग रिट्रीट मनाया जा रहा है तो उस समय राहुल गांधी की उपस्थिति जरूरी थी, और नहीं रहे तो हंगामा खड़ा होगा। और यही वजह है कि राहुल गांधी की इस कंफ्यूज नीति के कारण आज कांग्रेस उस दोराहे पर खड़ी है कि न तो मुसलमान इनके साथ हैं और न हिंदू इनके साथ हैं। सर, मुस्लिम वोटर ओवैसी की ओर शिफ्ट हो रहा है। ये वोटर की बात नहीं है, ये पॉलिटिशियन की बात भी है कि जो पॉलिटिशियन कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं या समाजवादी पार्टी कर रहे हैं, ये केवल ओवैसी का इंपैक्ट कांग्रेस के ऊपर नहीं है, दूसरी वो सारी पार्टियों के ऊपर है जो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती है। क्योंकि 2014 के बाद से धीरे धीरे राजनीति बदलने लगी और राजनीति के केंद्र में फिर से हिंदू आ गया, जो कि लंबे समय तक राजनीति के केंद्र से बाहर चला गया था, और अल्पसंख्यक कहे जाने वाले ये मुसलमान राजनीति के केंद्र में आ गए थे। जितनी सत्ताधारी पार्टियां थी वो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती थी, सत्ता में रहती थी, और ये माहौल क्रिएट किया गया, एक नैरेटिव तैयार किया गया कि जो पार्टी मुसलमानों को इग्नोर करेगी उस पार्टी को कभी भी सरकार बनाने का मौका नहीं मिलेगा। यह नैरेटिव क्रिएट किया गया लंबे समय तक। इसीलिए कांग्रेस की सरकारों में जो प्रधानमंत्री रहे, उन लोगों ने सोचा मुसलमानों को खुश करने के लिए कोई भी काम करना पड़े करते रहो। राजीव गांधी ने इसी के कारण शाह बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा था। ये राजीव गांधी की सरकार को यही सलाह दी गई थी कि देखिए, आपको कुछ जगहों पर हार हो रही है। उस समय आंध्र प्रदेश का चुनाव हुआ और कांग्रेस हार गई, और उसके बाद राजीव गांधी को लगा कि नहीं, ये हमारे सलाहकार लोग सही कह रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये राजनीति के केंद्र में ही बने रहे। चाहे किसी भी मुद्दे पर अगर मुसलमानों का प्रोटेस्ट होगा तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती है वो उन्हीं के सहयोग के लिए आगे बढ़ जाती थी। ये कंपटीशन चलता रहा कि हम बड़े मुसलमान समर्थक, हिंदुओं की बात कोई करने से भी कतराता रहा। और इसलिए ये सेकुलर पॉलिटिक्स, जो सोकॉल्ड सेकुलरिज्म की बात करते हैं, ये लोग राजनीति में हावी रहे, और जो हिंदुओं की बात करता था वो पिछड़े हुए रहे। लेकिन 2014 के बाद स्थितियां ऐसी आई कि मुस्लिम राजनीति के केंद्र से ही गायब नहीं हुए, धीरे धीरे लोकसभा से भी गायब होते गए। आज एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के सारी सहयोगी पार्टियों को मिलाकर एक भी मुस्लिम सांसद एनडीए में लोकसभा के अंदर नहीं है। टोटल अगर 24 मुस्लिम सांसद हैं, जो कि 4 से 5% के बीच है, और ये सबसे खराब दौर चल रहा है इन लोगों के लिए, जहां 14%, 12%, 8% ऐसी संख्याएं हुआ करती थी, लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन होता था। आज वो 4 से 5% के बीच सिमट गई, और उसमें भी सत्ताधारी पार्टी यानी कि एनडीए के पूरे अलायंस की बात कर रहे हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी की नहीं, उनके जितने अलायंस पार्टनर हैं उन सबको मिलाकर भी एक भी लोकसभा में मुस्लिम सांसद नहीं है। 24 मुस्लिम सांसद, और उसमें से सबसे ज्यादा कांग्रेस के पास 7 मुस्लिम सांसद हैं, और दूसरे नंबर पर ये टीएमसी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी, 5 मुस्लिम सांसद उसके पास। तीसरे नंबर पर ये अखिलेश यादव की पार्टी, 4 मुस्लिम सांसद है। ये 3 पार्टियां ऐसी है जो कि मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स इस तरह से करती है कि हिंदुओं को बांटो, मुसलमानों को अपने साथ रखो, और किसी तरह से ढककर कोशिश करते रहो सत्ता तक पहुंचे तो मुस्लिम पार्टी बन जाएंगे, जो स्थिति इन लोगों की रही है। इसके अलावा जो पार्टियां हैं, या तो मुस्लिमों के पार्टी है या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत कर आए हैं, जैसे 2 इंडिपेंडेंट सांसद मुसलमान हैं अभी, और उसके बाद ओवैसी की पार्टी केवल 1 सांसद है अपने आप में, असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम सांसद। नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला की पार्टी, ये भी 2 सांसद इसके जो है मुस्लिम सांसद। ये मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियां नहीं है, बल्कि मुसलमानों ही की पार्टियां है। 3 सांसद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का है, केरल की पार्टी,
जो कि अभी दिल्ली में उसने भी अपना कार्यालय बनाया है और वो पैन इंडिया लेवल पर एक्सपेंशन चाहता है। मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के साथ गठबंधन है केरल के अंदर, ये कांग्रेस के साथ गठबंधन सहयोगी है, इसलिए 3 सांसदों के साथ ये चौथे नंबर पर आती है। लेकिन अभी की स्थिति देखिए, ये 24 सांसद में एक भी एनडीए से नहीं है बल्कि इन्हीं पार्टियों से हैं और अब स्थितियां बदल रही है। अब अखिलेश यादव पर भी सवाल उठ रहे हैं। मुस्लिम सांसद का कहना है कि अगर हम आपकी पार्टी में रहते हैं, इतने मुसलमान एक तरफा वोट आपको देते हैं उत्तर प्रदेश में, 95% मुस्लिम वोट उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को गई है पिछले 3 चुनावों से, लेकिन फिर भी केवल 4 सांसद 37 में से, ये कौन सा आधार है? अगर हमको इसी तरह की पॉलिटिक्स करनी है कि मुसलमानों की बात रखने वाली, तो हमें उस पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए जो केवल मुसलमानों की बात करता है। कांग्रेस में यही सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस में राहुल गांधी मुसलमानों की बात नहीं करते, मुसलमानों की बात करने से कतराते हैं। जब भी किसी मंच पर जाते हैं तो माइनॉरिटी की बात करेंगे कि माइनॉरिटी के साथ ऐसा हो रहा है, और माइनॉरिटी में तो सिख भी आता है, जैन भी आता है, बौद्ध भी आता है, यहूदी पारसी भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आता है। तो आप सबको एक साथ लेकर चलते हो, ये मुस्लिम लीडर सवाल उठा रहा है कि आप सबको एक साथ लेकर चलते हो, तो इतने अल्पसंख्यक समुदाय में से मुसलमान कहां खड़ा है? अगर मुसलमान की बात आप डायरेक्ट नहीं कर सकते तो फिर आपके साथ रहने से क्या फायदा? अगर ये कंपटीशन मुस्लिम वोटों का है तो उसमें ओवैसी जैसी लोगों की पार्टी या मुस्लिम लीग है या फिर अलग अलग स्टेट में काम करने वाली मुस्लिम पार्टियां हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो या फिर सिद्दीकी की पार्टी पश्चिम बंगाल में इंडियन सेकुलर फोरम हो, ये सारी पार्टियां जितनी है, या फिर अभी हुमायूं कबीर ने भी एक पार्टी बना ली है। तो ये मुस्लिम लीडर है जो केवल मुसलमानों की राजनीति करता है और मुसलमानों की बात बोलता है। तो फिर जब मुसलमानों की बात बोलने वाली पार्टी और दूसरी तरफ एक पार्टी बड़ी हो चुकी है हिंदुओं की बात करते हुए, भारतीय जनता पार्टी, तो इन दोनों के बीच जो बीच बीच में लटके रहने वाली पार्टियां जो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स तो करती है, लेकिन वो देखती है कि हिंदुओं को भी खुश करना है, तो इसलिए हिंदुओं में कुछ जातियों को अपना वोट आधार बनाओ। तो उन पार्टियों के कंफ्यूजन के कारण न मुसलमान मुस्लिम पार्टियों के साथ जा पा रहे, न मुसलमान केवल इन पार्टियों के साथ रह रहे। तो कंफ्यूजन ऐसा हो गया है जिससे इन लोगों को डर लग रहा है कि अभी तो 24 सांसद लोकसभा में हैं भी, लेकिन यही कंफ्यूजन बनी रही तो फिर तो 0 हो जाएगा, लोकसभा मुस्लिम मुक्त हो जाएगी। जो तरीके चल रहे हैं, मोदी अपने रास्ते पर है, भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे नॉर्थ से बढ़ता हुआ साउथ में भी अपना स्ट्रेंथ बढ़ा रही है, केरल तक पहुंच चुकी है। और तीसरी तरफ जो कोर मुस्लिम पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियां हैं, ओवैसी की पार्टी जो अलग अलग स्टेट में मुस्लिम बहुल इलाकों में चुनाव लड़ती है, उसे हिंदुओं के वोट से मतलब नहीं है, वो कोर मुस्लिम पॉलिटिक्स करती है। और भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों से मतलब नहीं है, वो कोर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करती है, यानी मुस्लिम इलाके में वो चुनाव लड़ती ही नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा इसलिए कह रहे हैं कि 21 सीटें ऐसी है जहां हमारे लिए कोई संभावना नहीं है असम के चुनाव में, वहां केवल मुसलमान को ही जिताया जा सकता है, तो हम मुसलमान कैंडिडेट रखेंगे नहीं, तो फिर हमें चुनाव लड़ने से क्या फायदा। इसी तरीके से जहां 60-70% मुस्लिम आबादी वाला, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र हो या पश्चिम बंगाल का क्षेत्र हो, ये सारे जगह पर भारतीय जनता पार्टी के लिए स्कोप नहीं है। लेकिन या जितनी सेकुलर पार्टियां हैं, सोकल्ड सेकुलरिज्म की बात करती है, इनके लिए हिंदू इलाके मुस्लिम इलाके दोनों में राजनीति करनी है। तो कांग्रेस उस कंफ्यूजन के दौर से गुजर रहा है कि 7 जो लोकसभा में सांसद हैं, अगर ये सारे सांसद हमें छोड़कर ओवैसी की तरफ जा रहे, मुस्लिम लीग की तरफ जा रहे, या फिर अलग अलग स्टेट में अगर केरल में मुस्लिम सांसद है कांग्रेस का, तो वो ओवैसी की पार्टी नहीं, तो फिर जाएगा वो मुस्लिम लीग के साथ कि मुस्लिम लीग ही हमें मुसलमानों का वोट दिलवा सकता है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस भी मुसलमानों के साथ खड़ी नहीं रह सकती और मुसलमान भी इनके साथ खड़े नहीं रह सकते। कांग्रेस का कंफ्यूजन है कि अगर हम मुस्लिम मुस्लिम करना शुरू करते हैं तो बिहार में तो थोड़ी राजनीति हो जाएगी, पश्चिम बंगाल में हो जाएगी, उत्तर प्रदेश में भी कुछ इलाकों में हो जाएगी, मध्य प्रदेश में क्या करेंगे, 1-2% मुसलमान है, राजस्थान में क्या करेंगे, हिमाचल प्रदेश में क्या करेंगे, उत्तराखंड में कुछ क्षेत्रों में तो है, लेकिन बाकी लगभग
उत्तराखंड का मेन रीजन ये मुस्लिम मुक्त है, लगभग वहां पर मुसलमान 1-1.5% है, वो केवल केंद्रित है 2-3 जिलों के अंदर। तो ऐसी स्थिति में अलग अलग स्टेट की पॉलिटिक्स में कांग्रेस गायब हो जाएगी जहां हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। तो ये कंफ्यूज हो चुकी है, मुसलमानों की बात रखें ना रखें, और मुसलमान लीडर जो हैं वो इधर उधर विकल्प तलाश रहे हैं। तो राहुल गांधी के लिए ऐसी दुविधा है कि अभी चैलेंज जो पड़ रहा था, इनके नेतृत्व पर सवाल उठ रहा था, चैलेंज कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता दे रहे थे, चुनौती बने हुए थे, लेकिन अब तो एक पूरी कम्युनिटी चुनौती बन गई है जिसके लिए राजनीति करते हैं। तो ऐसे में तो कांग्रेस के लिए आगे का रास्ता बड़ा कठिन हो गया है, और राहुल गांधी अगर इस मुद्दे पर सोचते हैं तो कांग्रेस का और ही बंटाधार होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर कांग्रेस इस समय चारों तरफ से घिरी हुई है। राहुल गांधी का देश से जुड़े अहम कार्यक्रमों में शामिल ना होना लोगों को समझ नहीं आ रहा। सरकार उन पर सवाल खड़े कर रही है जिसका जवाब उनके पास नहीं है। पार्टी के अंदर जिन वर्गों को कांग्रेस अपना मजबूत आधार मानती थी, वही उससे दूर होते नजर आ रहे हैं। अगर कांग्रेस समय रहते इन बातों पर ध्यान नहीं देगी तो पार्टी पूरी तरह से बिखरने की कगार पर आ सकती है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।